स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। मैं हूं मनोरमा चौधरी और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसको बोला जाता है CFT। लास्ट हमारा लेक्चर रहा था, उसके अंदर VBT को एक्सप्लेन किया था। तो VBT के अंदर मैंने लिमिटेशंस नहीं बताई थी और पूरी VBT को एक्सप्लेन किया था। कुछ VBT के अंदर कुछ चीज़ें आपको ड्रॉबैक्स, उसकी लिमिटेशन आपको ध्यान में रखनी है कि जो VBT है उसने कलर प्रॉपर्टी नहीं बता पाया था, किसी भी कंपाउंड की कलर कैसा होगा वो नहीं बता पाया था। सेकंड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थर्ड, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बोले टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो उनके बारे में वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था VBT। और लास्ट एक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का नहीं बता पाया। तो VBT के 4 आपको चीज़ें याद रखनी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, कलर प्रॉपर्टी को, तीसरा उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और चौथा जो है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो इन चारों ड्रॉबैक की वजह से, इनके फेलियर पॉइंट की वजह से जो जो इसके में कमी रही VBT के अंदर, और उस VBT की जो कमियों को पूरा किसने किया था? CFT ने किया था। इसको बोलते हैं CFT, बोले तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है और क्या इसके अंदर होता है? देखिए, ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स है और ये मेटल है और ये लिगेंड है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ये आपको बताया था। ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का एक पूरा उसका ढांचा है। और उसके अंदर देखो, CFT पहले तो सिर्फ किसके बारे में बताती थी कि CFT जो है स्टार्टिंग के अंदर पहले ये आयनिक कंपाउंड्स को बताती थी, जो कि एक क्रिस्टल कंपाउंड होता था। और उसके बाद में इसने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बताना शुरू किया था। पहले ये आयोनिक था, आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में ही बात करता था जो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर है, और उसके बाद में इसने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर काम करना शुरू किया। तो आयनिक फॉर्म है जो क्रिस्टल फील्ड ने सबसे बोला क्या, ये आयनिक कंपाउंड पे काम करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये मेटल है और ये जो लिगेंड है, ये कौन है? मेटल, और ये कौन है? लिगेंड। तो CFT ने बोला कि जो मेटल है वो कैसा रखेगा? ये पॉजिटिव चार्ज जो रखेगा, पॉजिटिव चार्ज रखेगा, वो कौन होगा? मेटल। और दूसरी चीज इसने बोली कि जो लिगेंड है वो कैसा रखेगा? नेगेटिव चार्ज। और देखो, दूसरी चीज ये है कि लिगेंड नेगेटिव भी तो होता है, पॉजिटिव भी होता है, और ये न्यूट्रल भी होता है। लेकिन मेटल को इसने पॉजिटिव बोल दिया, तो लिगेंड क्या नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकता है। और न्यूट्रल के लिए, लिगेंड के लिए हम बोलेंगे कि ये पॉइंट डाइपोल रखता है, और क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट डाइपोल रखता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मेटल भी चार्ज रख रहा है, लिगेंड भी चार्ज रख रहा है, और चार्ज की वजह से मेटल पे कैसा चार्ज बता रहा है कि मेटल पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? लेन देन हो रही है। ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से इसमें क्या एक काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी वजह से ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और स्टेबल होते हैं तो इसके बाद में यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है, इसने बात की थी डी ऑर्बिटल्स की। देखो, जो मेटल के अंदर डी ऑर्बिटल्स के इसी के बारे में बात की थी। ये डी ऑर्बिटल है, और डी ऑर्बिटल के अंदर कितने हैं भैया? 5 है। ठीक है, इसका नाम समझिए कि ये होता है DXY, ये होता है DYZ, और ये होता है DXZ। क्लियर है? और ये जो होता है वो होता है DX² - Y², और ये होता है DZ²। ये 5 तरह के डी के अंदर डब्बे हैं, या फिर ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं, और इनका नाम अलग अलग है। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो डी ऑर्बिटल है, इन सब की एनर्जी क्या है? इन सब की, ऐसा नहीं है कि इसकी एनर्जी अलग होगी इसकी, ये सब सेम एनर्जी के होंगे। सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं?
ऑर्बिटल्स को क्या बोला जाता है? डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का कई बार पूछते हैं, डीजेनरेसी का मीनिंग क्या है? डीजेनरेसी का मीनिंग है कि सब जो ऑर्बिटल्स है उनकी जनरेसी, उनकी एनर्जी क्या है? सेम एनर्जी वाले को क्या बोलते हैं? डीजेनरेसी बोला जाता है। ये डी ऑर्बिटल्स है जो मेटल के पास में है, डी ऑर्बिटल, और लिगेंड क्या कर रहा है कि अपने जो लोन पेयर होता है वो डोनेट करता है, किसको? मेटल को करता है, और मेटल के पास में क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है। अब सीएफटी की जरूरत क्यों पड़ी? सीएफटी ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, तो आप समझिए इसके अंदर कि इसने बोला कि जो लिगेंड है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है? सेंट्रल मेटल एटम को दे रहा है। तो देखिए इसके अंदर आपको शेप भी ध्यान रखना है कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इन तीनों का शेप एक जैसा होता है। और किस तरह का होता है ये देखिए, यहाँ पे बना देते हैं कि ये देखिए, ये तो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, और ये बीच वाली को क्या मान लीजिए? जेड मान लीजिए। क्लियर है? और दूसरी जो है वो ऐसे मानिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और इसका मतलब ये जेड है। और ये देखो जो डी ब्लॉक होता है उनकी जो शेप होता है ना वो डबल डम्बल होता है। तो इसके अंदर डी एक्स ये डबल डम्बल है, लेकिन इसको देखो डी जेड स्क्वायर का शेप आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये इस तरह के एक ही डम्बल दिखेगा और इसके बीच में ये जो गोला है ना वो दिखेगा। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है, इसके साथ में इस तरह का है। आपको पूछा जाएगा कि डी जेड स्क्वायर का शेप कैसा है। क्लियर है? अब देखिए आगे, अब इसके अंदर इन दो का शेप अलग होता है। इन दो का शेप क्या होता है? अलग होता है। और इन तीनों का शेप क्या होता है? वो सेम होता है। तो वो कैसा होगा? वो इस तरह से होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ये इस तरह से होगा, बिटवीन दी एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस नहीं होता है, बिटवीन दी एक्सिस होता है। तो ये किस किस का चार्ज है? इसको ये चार्ज ही पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आप लिखो। तो ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इन तीनों का शेप क्या होता है? सही लिखा ना? हाँ, तीनों आगे। तो ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप, ये डी जेड स्क्वायर का शेप होता है। ये देखो ये कौन सी प्लेन? ये है जेड एक्सिस। ये कौन सी है? जेड एक्सिस। ये जेड है, ये एक्स, ये वाई। क्लियर है? तो देखो ये दोनों क्या है? एक्सिस के क्या है? साथ में अलोंग दी एक्सिस है, और ये क्या है? एक्सिस के बीच में है। इन दोनों एक्सिस के क्या है? बीच में। इसको बोलते हैं अलोंग दी एक्सिस, और इसको बोला जाता है बिटवीन दी एक्सिस। अब होता यूं है कि जो डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल के जो और जितने भी डब्बे हैं, 5 डब्बे हैं, तो इसके अंदर क्या करता है? लिगेंड की क्या होती है? फिलिंग होती है। तो लिगेंड क्या करता है? इन ऑर्बिटल्स को, डी ऑर्बिटल्स को क्या करता है? इसकी तरफ अप्रोच करता है अपने लिगेंड्स देने। ये लिगेंड क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है? डोनेट करना चाहता है किसको? वैकेंट डी ऑर्बिटल को। तो ये लिगेंड जो है मेटल की तरफ अप्रोच करता है, और जैसे ही अप्रोच करता है इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? इस लिगेंड को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। उसको क्या करते हैं? रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं। और रिपल्शन प्रोवाइड करने की वजह से लिगेंड क्या करता है? मेटल की, ये मेटल डी ऑर्बिटल से, ये मेटल का क्या है? डी ऑर्बिटल है। लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करेगा तो जो डी ऑर्बिटल्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। इसको रिपेल करने की वजह से इसकी डीजेनरेसी जो होती है ना वो क्या हो जाती है? डीजेनरेसी खत्म हो जाती है। डीजेनरेसी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और डीजेनरेसी खत्म होने की वजह से ये जो डी ऑर्बिटल्स होता है वो क्या करता है? टूट जाता है। क्या करता है? टूट जाता है। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक एनर्जी लगती है, उसको बोला जाता है CFSE। इसका मतलब क्या है? क्रिस्टल फील्ड, है ना? स्प्लिटिंग एनर्जी। ये स्प्लिट कर रहा है। स्प्लिट करने का मतलब है डी ऑर्बिटल को तोड़ना। क्या करना? डी ऑर्बिटल्स को तोड़ना। और जितना ज्यादा रिपल्शन करेगा ना तो एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अब देखिए इसके अंदर
यहाँ CFSE लगेगा। CFSE लगने की वजह जिसको बोला जाता है बेरी सेंटर। क्या बोला जाता है? बेरी सेंटर। सेंटर 0 पॉइंट, इसको बेरी सेंटर भी बोल सकते हैं और 0 पॉइंट भी बोला जाता है। अब 0 पॉइंट से ये इसकी एनर्जी है, और इस एनर्जी से यदि कोई ज्यादा स्प्लिट करेगा तो वो ज्यादा एनर्जी का रहेगा। तो ये 0 सेंटर है, और इस 0 एनर्जी से मतलब सेम एनर्जी, अभी तक डी ऑर्बिटल्स की क्या है? सबकी सेम एनर्जी है। लेकिन जैसे ही लिगेंड ने अप्रोच किया, जैसे ही लिगेंड ने क्या किया? अप्रोच किया, उसकी तरफ आया, और उस डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी को क्या कर दिया? इसने खत्म कर दिया। इसकी डीजेनरेसी को क्या कर दिया? इसको खत्म कर दिया। खत्म कर दिया, इसका मतलब दो तरह की एनर्जी बन गई। डीजेनरेसी का मतलब सेम एनर्जी। अब क्या करेगा? जैसे ही आएगा, और ये लिगेंड आता ही इसलिए है ताकि ये टूट जाए, है ना। जैसे अंग्रेज भारत आए ही इसलिए थे कि या तो भारत को पूरी तरह से अपना कब्जा कर ले, और यदि कब्जा नहीं कर पाए तो जाते जाते उन्होंने भारत को क्या कर दिया? मतलब पूरा, जब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, लेकिन अंग्रेजों का काम क्या था कि इनकी स्प्लिटिंग करवा दो, इनको तोड़ दो, और इन दोनों की एनर्जी अलग अलग कर दो। एक की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एक की कम हो जाएगी। मतलब समझ में आ गया ना? तो लिगेंड मतलब अंग्रेज, ये अपना कंट्री था, इस कंट्री को अंग्रेजों ने क्या कर दिया? दो भागों में डिवाइड कर दिया। मतलब अब एक की एनर्जी ज्यादा हो गई, एक की एनर्जी कम हो गई। अब देखो इधर, इसका मतलब एक किसमें टूट गया? एक टूट गया। दो डब्बों में 5 थे, इक्वल तो हो नहीं सकते, और एक 3 डब्बों के। क्लियर है? तो ये दो भागों में स्प्लिट हो गया, और इस स्प्लिट के लिए, स्प्लिटिंग के लिए यहाँ पे एक एनर्जी देनी पड़ी, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है? ये एनर्जी मिली, और जितनी ज्यादा रिपल्शन करता है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा। अब देखो, यदि मैंने यहाँ पे एक एनर्जी लेवल ड्रॉ कर दिया, यहाँ मैंने बता दिया कि ये एनर्जी लेवल है, यहाँ एनर्जी लेवल ड्रॉ किया, तो इसमें से इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। देखो ये बेरी सेंटर से जो नीचे है, तो इसका मतलब इसको 0 पॉइंट माना है, इससे नीचे वाला क्या होगा? नेगेटिव, और इस 0 पॉइंट के ऊपर वाला क्या होगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पे तीनों को किसको रखा? इसमें रखा इसको डी एक्स वाई को, डी वाई जेड को, और डी एक्स सॉरी और डी एक्स जेड को। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। तो ऊपर वाले का क्या नाम है? इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होगा डी जेड स्क्वायर। कहने का मतलब है ये अलोंग दी एक्सिस वाले हैं, जो हाईएस्ट एनर्जी के हैं वो अलोंग दी एक्सिस वाले हैं, और बिटवीन द एक्सिस वाले नीचे हैं। तो इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा? इनकी, ऊपर वाले की। इसके लिए नाम दे दिया इसने ई जी। क्या नाम दिया? ई जी। ये 3 भागों में टूटा है, इसके लिए इसको T2G। ई का मतलब होता है डबलेट, है ना, और टी का मतलब होता है ट्रिपलेट, जी मतलब होता है जीरेड। अब ये तुम्हारे टॉप 12th में भी नहीं है, कंपटीशन में भी नहीं पूछा जाता है इतना, कोई हाई लेवल का है बहुत ज्यादा, तो आपके अभी काम नहीं आएगा। ये डी जो जीरेड होता है, जीरेड होता है जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होते हैं वो जीरेड होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं वो अनजीरेड होते हैं। वो थोड़ी से अलग कॉन्सेप्ट है, वो आपके इधर काम का नहीं, बस आपको इतना याद रखना है ये जीरेड है। ठीक है। और ये टी मतलब ट्रिपलेट, आप इनको क्या नाम दिया? T2G, इसको नाम दिया EG। अब इसका मतलब एनर्जी लेवल देखो, इन दोनों के बीच का एनर्जी लेवल है ना, हम यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं? हम ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो उसका शेप कैसा होगा बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हो जाना चाहिए। तो इनके बीच की जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी गैप है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, ये पूरा है, ये यहाँ पे लगेगी, और इसको डिनोट कैसे करते हैं? ये डेल से। और ये 0 लगाया मतलब 0 नहीं है, एक्चुअल में ये ऑक्टाहेड्रल है, ओ को रिप्रेजेंट किया। तो ये बीच का एनर्जी गैप क्या है? ये है कि भाई इन दोनों को, ये भारत देश था, एक पाकिस्तान बना दिया, एक भारत बना दिया, है ना। ये दोनों एक थे, किसकी वजह से? लिगेंड्स की वजह से। इसकी डीजनरेसी खत्म हो गई, है ना, इसमें जो अपनापन था वो अब खत्म हो गया। अब उन्होंने दोनों अलग अलग भागों में टूट गए, और ये टूटना ही क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना। और इसके लिए, स्प्लिट करने के लिए जो एनर्जी दिया गया है, और वही क्या है? CFSE गैप।
ये डी नॉट, ये डी जीरो बोले तो ऑक्टाहेड्रल। ये क्या है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए, अब ये 0 पॉइंट है, इस 0 से नीचे वाले क्या है? नेगेटिव, और इस 0 से ऊपर वाले क्या है? पॉजिटिव। क्लियर है? तो इसके लिए देखो एक वैल्यू रखी गई है कि एक डब्बा, एक ऑर्बिटल के लिए वैल्यू है -0.4। कितना? -0.4। और ईजी के लिए ये प्लस वाला है ना, क्योंकि 0 से नीचे वाला नेगेटिव, 0 से ऊपर वाला पॉजिटिव, इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0.6। इजी के लिए क्या? 0.6। और T2G के लिए क्या? -0.4। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? मेरे हिसाब से ये डाउट नहीं होना चाहिए और कोई तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। कई बार इसको 2/5 भी लिख देते हैं। 2/5 की वैल्यू क्या आ जाती है? 2/5 की वैल्यू क्या आ जाती है? 0.4। ये हो जाएगा 3/5। ठीक है? तो इस तरह से इनकी वैल्यू ये भी दे सकते हैं और ये वाली भी दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है 0.0 देखो बराबर हो गई ना, देखो जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव। -0.4 -0.4 -0.4 कितना हो जाएगा? -1.2। 4×3 = 12, तो पॉइंट में है तो 1.2। अब एक की कितनी है? 0.6, तो कितने हैं? तो ये हो गए 2, तो ये हो गए +1.2, तो ओवरऑल कितना हो गया? यहाँ से 0। ठीक है? ये मतलब बराबर कि ये 1.2 नीचे है, वो 1.2 बेरी सेंटर से ऊपर है, इतना एनर्जी लेवल इनका गैप है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से स्प्लिटिंग होगी किसके अंदर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल के अंदर। अब देखिए इसके अंदर यदि हम बात करते हैं किसकी, कि टेट्राहेड्रल की, एक चीज यहाँ पे और लिखना है आपको कि जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी ना उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो स्प्लिटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। देखो ये ज्यादा बेरी सेंटर से ऊपर गया, इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा, दैट मीन्स इसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा, जबकि इसकी एनर्जी क्या होगी? नीचे। मान लीजिए इसको 0 मान लो, 1 से शुरू कर दो, 1 2 3 4 5, तो किसकी एनर्जी ज्यादा? ईजी की। किसकी कम? T2G की। ठीक है? और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, हमेशा याद रखना। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसका मतलब स्टेबिलिटी T2G की ज्यादा है ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसको ड्रॉ कर लीजिए भैया, लिख लीजिए। अब देखिए ये ऑक्टाहेड्रल के लिए था। अब अपन शुरू करते हैं टेट्राहेड्रल, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए वीबीटी ने अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन सीएफटी ने दिया है, इसको थोड़ा समझना। देखिए इसने बोला कि ये डी ऑर्बिटल है जो सेम एनर्जी के हैं, जिसको डी जनरेट डी ऑर्बिटल के 1 2 3 4 5, ये ज्यादा बना दिया मैंने, इसको हटाते हैं। ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है। अब इसके अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर ये सारे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब देखिए उसमें क्या होता था कि ये लिगेंड जो है वो बिटवीन द एक्सिस, ये कहां पे? जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है वो कहां पे स्प्लिटिंग होती? अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। ठीक है? अलोंग दी एक्सिस होती है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, ये ऊपर रहेगा। क्लियर है? और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप इतना हल्के में मत लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर लिगेंड क्या बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं या अलोंग द एक्सिस अप्रोच करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर अलोंग द एक्सिस करते हैं, अप्रोच करते हैं, इसलिए इनकी दोनों की एनर्जी ज्यादा है। और ये क्या बोलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला ये बोल रहा है कि ये लिगेंड अप्रोच कैसे करते हैं? लिगेंड्स अप्रोच बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। इसका मतलब बिटवीन द एक्सिस वालों की स्प्लिटिंग ज्यादा
दैट मीन्स उसकी एनर्जी ज्यादा, इसको ध्यान रखना। तो बिटवीन द एक्सिस कौन कर रहा है, मैंने कहा ये तीनों का शेप एक जैसा होगा, कौन सा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये कैसा है, ये बिटवीन द एक्सिस, देखो ये एक्सिस तो यूं चल रही है ना, ये इसके बीच में है, इसको बिटवीन द एक्सिस बोला गया। तो इसमें भी सेम क्या है, ये डी ऑर्बिटल है, इसके अंदर भी बेरी सेंटर है। आपको पहले भी मैंने चीज बताई कि जो टेट्राहेड्रल होता है वो अनजिरेड होता है, और जो ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले क्या होंगे, टेट्राहेड्रल। ये जीरेड नहीं होते हैं, ये जीरेड होते हैं, बस आपको जी याद रखना। इनका ऑक्टाहेड्रल वालों को इज्जत देना, पार्ले जी की तरह, पार्ले जी को भी तो बोलते हैं पार्ले को पार्ले जी, है ना। तो ऑक्टाहेड्रल जी, टेट्राहेड्रल को ज्यादा नहीं देना, इसको जी मत लगाना, इसके ज्यादा भाव बढ़ जाएंगे, और भाव बढ़ गए ना तो तुम्हारे भाव घटा देंगे, तुम्हारा क्वेश्चन गलत करा देगा, ध्यान रखना। ये डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखो टेट्राहेड्रल बोल रहा है कि जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं डी ऑर्बिटल की तरफ, वो कैसे कर रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस। तो बिटवीन द एक्स, ये कौन है भैया, ये है बेरी सेंटर, या फिर इसको 0 पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए, और यहां से क्या, कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, ये दे रहे हैं, और इसकी वजह से ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। और यही बात है कि कौन बिटवीन द एक्सिस ज्यादा रिपेल करेगा, जिसकी रिपल्शन ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, दैट मीन्स कौन है बिटवीन द एक्सिस, ये तीनों बिटवीन द एक्सिस है। दैट मीन्स यहाँ ट्रिपलेट कहाँ आएगा, यहाँ ट्रिपलेट ऊपर आएगा, इसका मतलब डबलेट किधर आएगा बच्चों, नीचे आएगा, इसका ध्यान रखना। ऑक्टाहेड्रल के अंदर ये डी ऑर्बिटल था, और इसके अंदर ऊपर कौन था, ऊपर Eg था, नीचे कौन था, T2G था, और Eg वाला था, दैट मीन्स ये क्या था, अलोंग द एक्सिस था। ये कौन है, ये अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस है, इसलिए इसकी अलोंग द एक्सिस है, लिगेंड अप्रोच करेंगे अलोंग द एक्सिस, तो इसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो भी ये ऊपर है। यहाँ पे कौन है, बिटवीन द एक्सिस है, तो वो अप्रोच करेगा लिगेंड बिटवीन द एक्सिस, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या था, इजी, और यहाँ पे क्या था, T2G, कब, ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर। और यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर बात करेंगे, इसका जस्ट उल्टा होगा, T2 ऊपर जाएगा, Eg नीचे जाएगा। और पहले भी बताया, इसको जी मत लगाना, इसको सिर्फ क्या लिखना, T2 और T2 ही बोलना, ठीक है। वो एक बच्चों का सीरियल आता है ना T2 वाला, तो T2 ऊपर और E नीचे, इसके नीचे जी नहीं लगाना, इसमें देखो जी लगाया। तो टेट्राहेड्रल को, ये छोटा है, इसको जी लगाने की जरूरत नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर हाईएस्ट है भैया, ज्यादातर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक काम चल जाएगा, इसको जी लगाना, फूफा जी, है ना, ठीक है। तो ये E हो गया, ये T2 हो गया, इसका वही है, E का तो वही रहेगा, dx² माइनस वाई स्क्वायर, और ये dz², और ये क्या हो जाएगा, dxy dyz और dxz। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। और इसका बीच का जो एनर्जी गैप है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, जिसको हम यहाँ से किसके लिए, डेल टी, और वहां पे हमने किसको बताया था, डेल ओ बोले तो ऑक्टाहेड्रल, टी बोले तो टेट्राहेड्रल, इसका ध्यान रखना, क्लियर है। तो ये आपको सीएफटी के अंदर जो डीजेनरेसी डिस्टर्ब हो रही है, जो अलग अलग एनर्जी में डिवाइड हो रहा है, उसका ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या इसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के अंदर क्या रिलेशन है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, इनका फॉर्मूला पूछा जाता है, कई बार फॉर्मूला भी दे देते हैं, और कई बार क्या करते हैं ये लोग कि कोई क्वेश्चन है वो भी उसमें लिख देते हैं। तो आपको ये चीजें पूरी क्लियर होनी चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बीच का रिलेशन क्या है। देखिए, टेट्राहेड्रल इक्वल टू 4/9 ऑक्टाहेड्रल, ये बीच का रिलेशन है, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के बीच का रिलेशन क्या है कि टेट्राहेड्रल इक्वल टू 4 ऐसे याद रखना, ये टी है, टी बोले टेट्रा बोले तो 4/9, और फिर ऑक्टाहेड्रल लिख देना, क्लियर है। और कई बार इसके अंदर ये पूछते हैं, एक स्क्वायर प्लेनर है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर दो तरह के क्वेश्चंस थे। कोऑर्डिनेशन नंबर एक तो था ना स्क्वायर प्लेनर,
क्या बोला था, स्क्वायर प्लेनर, जिसका हाइब्रिडाइजेशन था DsP2। तो कई बार ये पूछ लेता है कि ये स्क्वायर प्लेनर का और ऑक्टाहेड्रल के बीच का रिलेशन क्या है, तो आपको ये याद रखना 1.3 डेल ओ बोले तो ऑक्टाहेड्रल। ये दो क्वेश्चंस डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आते हैं, और कई बार क्या करता है, ऑक्टाहेड्रल की कुछ स्प्लिटिंग की एनर्जी दे देता है इस गैप की, और फिर बोलता है कि टेट्राहेड्रल बताओ, तो यहाँ वैल्यू रख देना, कुछ भी नहीं। और कभी स्क्वायर प्लेनर पूछा है, ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू दे दी, और आप यहाँ पे भी 1.3 से क्या कर देना, इंटू कर देना। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपना हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। यह सारी कहानी किसकी है बच्चों, पहले भी बोला था, लिगेंड्स की, है ना। लिगेंड्स का गेम समझ लीजिए। आपको लिगेंड्स बताया था कि लिगेंड्स दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और एक कैसा होता है, एक वीक लिगेंड होता है। तो देखिए, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक कैसा होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और एक होता है वीक लिगेंड। अब इधर देखिए, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इसको क्या बोला जाता है, एल ऐसे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, या फिर इसको बोल सकते हैं वीक फील्ड लिगेंड। और आपको ये साफ बोला था कि CO, CN, NO2, EN और NH3, इन 5 का तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। और इसके अलावा जितने भी लिगेंड्स बचे ना, वो सारे के सारे वीक है। मतलब आपको बोला था कार्बन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्लियर है। अब देखो, अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए, ये अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को लेके चलते हैं, जिसका d ऑर्बिटल बनाते हैं। इधर देखिए आप और समझिए, 1 2 3 4 5, ये हो गया अपना d ऑर्बिटल। अब देखिए इधर कि ये स्प्लिट करेगा, ये स्प्लिट कर लिया, कहाँ ऊपर कौन जाएगा, डबलेट वाला Eg, नीचे ट्रिपलेट वाला T2G, ओके जी, T2G, और ये बेरी सेंटर है, 0 पॉइंट है, और ये बीच का एनर्जी गैप है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। और कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए बोला बच्चों, 6 के लिए बोला। क्लियर है। अब देखो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ही तो T2G नीचे आता और Eg ऊपर आता। क्लियर है ना, सही है। अब देखिए, अब हमने क्या किया यहाँ पे, इस कहानी को थोड़ा समझिएगा, कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की, मैंने एक इलेक्ट्रॉन भरा, इधर लिख देते हैं, ये D1 लिखा, क्या लिखा, D1। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, ये क्या करवाता है बच्चों, पेयरिंग करवाता है। क्या करवाता है, पेयरिंग करवाता है। इसकी प्रायोरिटी यही है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन इधर स्ट्रॉन्ग वाला लिख दें, SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैसे एनर्जी होती है, और वीक फील्ड की कैसे होती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, इस बैरी सेंटर को थोड़ा इधर कर देते हैं, ये D1 लिख दिया। क्लियर है। अब देखना, इसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझ में भी जल्दी आएगा, भूलोगे भी जल्दी, इसलिए ये अभी ध्यान रख लो कि अपने को भूलना भी नहीं है और समझना भी है, दोनों काम भी करना। अब देखो, D1 है, माने मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया, कितने लिगेंड है, 1 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए D के अंदर 1 है, यही भरूंगी। दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर मैं क्या लिखूंगी, T2G1, ओके। अब यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड हुआ ना, तो भी तो कहाँ भरा जाएगा, यही तो भरा जाएगा ना। यदि मैंने यहाँ पे क्या, ये सॉरी, D1 होगा तो T2G यही भरा जाएगा, वीक फील्ड होगा तो भी आपको ये T2G यही भरा जाएगा ना। अब सेकंड D2 हुआ, क्या हुआ, D2 हुआ तो क्या करेंगे, D2 हुआ तो भी इलेक्ट्रॉन इधर ही फिल करेंगे, तो ये क्या हुआ, ये T2G क्या हो गया, 2। अब वीक लिगेंड हुआ तो भी तो यही भरेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम T2G 2 ही लिखेंगे। अब D3, यदि तीसरा
3 डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने, तो ये यहीं भरा जाएगा, यहीं भरा जाएगा ना पहले, क्योंकि ये टूट गया। आप ऐसा मत सोचना कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये बोलता है कि पहले T2G को एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर इसके अंदर पेयरिंग करो। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, लोड नहीं लेने का, समझने का, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब D3 हुआ तो ये क्या लिखेगा, ये बोल रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड, भाई पहले ये कह रहा है कि T2G को सबको एक एक बार फिल कर दो, तो वीक लिगेंड भी यही कह रहा है। यहां तक तो अपना देखिए T2G3, T2G ऐसे क्या करते हो T2G, ठीक है। देखो D1, D2 और D3 ये तीनों है ना, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, इनका जो इलेक्ट्रॉन भरने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनके अंदर वो सेम रहेगा। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पे कभी भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड वाला फिनोमिना काम नहीं आएगा। क्लियर है। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है विडू, या D4 से। आप देखना आएगा मजा कैसे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये कहता है कि T2G के अंदर पहले क्या करो, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, ठीक है, उसके बाद में पेयरिंग करो, ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना। अब देखो, अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, अपने कितने इलेक्ट्रॉन भरने, चौथा। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बहुत समझदार है, क्यों, देखो इस चौथे इलेक्ट्रॉन को इस T2G के अंदर भरने के लिए एक एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना, P0। उसको क्या बोला बच्चों, पेयरिंग एनर्जी। उसको क्या बोला है, पेयरिंग एनर्जी। अब देखो एक्चुअल में होता यूं है कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है फूफा जी, तो फूफा जी क्या सोच रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या सोच रहे हैं कि देखो मैं इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दूं या फिर मैं यहां जाऊं, तो उनको ये समझ में आता है कि देखो यहाँ तो मुझे इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, यहाँ तो मैं डायरेक्ट फिल कर दूंगा, वरना मुझे इतना सारा, ये इतनी सारी एनर्जी का गैप है, ये कंप्लीट करके फिर मुझे T2G में जाना पड़ेगा। और फूफा जी को पसंद नहीं, फूफा जी तो कह रहे हैं मैं तो यही कमरा लूंगा, बताया था आपको VBT के अंदर। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, अब देखो पेयरिंग एनर्जी कम देनी पड़ेगी, जबकि ये डेल नॉट वाली एनर्जी है या ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, जो बीच की एनर्जी गैप है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ऊपर जाने के लिए ज्यादा देना पड़ेगा और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो क्रिस्टल फील्ड लिगेंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, इसकी पेयरिंग एनर्जी कम होती है, किससे, ऑक्टाहेड्रल, मतलब CFSE ऑक्टाहेड्रल से पेयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ जो भी मैं डब्बे बना रही हूँ ना, इन डब्बों को है ना आप एग्जाम में ले जाना, कोई एग्जामिनर नहीं रोकेगा। कहाँ पे, एग्जाम में। इन डब्बों को ऐसे छाप लेना अपने दिमाग के अंदर कि हाँ उस डब्बे के अंदर ऐसा लिखा हुआ था, और एग्जैक्ट डब्बा मिलेगा। और वो तो आपको कब समझ में आएगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे तब लगेगा हाँ यार वो डब्बा ज्यादा सही था। तो इसका मतलब फूफा जी कहाँ ऊपर जाना पसंद करेंगे या इधर, फूफा जी कह रहे देख पेयरिंग एनर्जी कम लगानी पड़ रही है, इसका मतलब जहां एनर्जी कम लगानी पड़ी वही करो, पेयरिंग ही करवा दो, तो पेयरिंग एनर्जी कम लग रही, जबकि ये वाला गैप ज्यादा लग रहा है। तो फूफा जी ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भर दिया, यहाँ भर दिया, तो क्या बन गया है, ये T2G4 बन गया। अब 3 है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हैं, यहाँ पेयरिंग करवा दी। अब वीक लिगेंड के अंदर क्या हुआ भैया, देखो वीक फील्ड लिगेंड के अंदर क्या हुआ। अब इनको पता है वीक लिगेंड वाले को कि भैया फूफा जी ने तो कह दिया कि मुझे तो इधर आना, अभी वीक फील्ड लिगेंड के अंदर पेयरिंग तो होगी नहीं, पहले तो अनपेड रखेंगे, अनपेड रखेंगे तो ऑब्वियसली उसको ऊपर कहाँ, ऊपर जाना पड़ेगा, तो इनकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी ना, इनकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, तो इनकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, दैट मीन्स पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वाली जो है CFSE वो कम लगेगी। ये चीजें समझ में आ रही है ना। अब ये मत सोचना है पेयरिंग हो रही है तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, गलत बोल रहे, मतलब यहाँ पे आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट मीन्स पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है और ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा है। लेकिन वीक फील्ड कह रहा है कि यहाँ पे पेयरिंग यदि करवाऊंगा पॉसिबल नहीं, फूफा जी है ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो आपको पेयरिंग नहीं होने देंगे, वो कहेंगे उधर जा चिन्नू, उधर जा बड़े वाले उस ऑर्बिटल में, तो ठीक है भैया पेयरिंग एनर्जी यहाँ ज्यादा होगी। बोले कि ना यदि तेरे को इस कमरे में आना है ना तो पहले मेरे को बंदूक से मार दे, फिर तू इस कमरे में रहना,
इसने बोला भैया ऐसा पाप नहीं करेंगे, पेयरिंग एनर्जी की एनर्जी ज्यादा लगनी पड़ेगी, फालतू वो जेल में बैठे रहेंगे। इसने बोला कुछ नहीं, अपन ने इधर चलो, और इसकी एनर्जी भी कम, ये याद रखना। दैट मीन्स T2 ये सॉरी 2 कर दिया, T2G4 कर दिया स्ट्रॉन्ग के लिए। वीक के लिए क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, T2G T2G3, तीन तो यहाँ भर गए, चौथा कहाँ आ गया, EG1 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड का जो डिफ्रेंशिएट कहाँ से शुरू हो जाता है, D4 से शुरू हो जाता है बच्चों। अब आगे देखिए, यदि मैंने लिया यहाँ पे D5, क्लियर है। अब ये फूफा जी है, ये बोल रहे कि भैया अपने T2G में 6 आ सकते हैं, सबको इधर लाओ। तो यहाँ कितने हैं, अब देखो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड कितने चाहिए, 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये क्या हो जाएगा, T2G5। ओके, ईजी में नहीं जाएगा, पहले पेयरिंग कराएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या मतलब है, ये पहले पेयरिंग करवाता है, और वो पहले कोशिश करता है कि सबके पास एक एक मिल जाए। ये अपने किसका रोल है, मासा जी वाला रोल है ना, मासा जी है, नाना जी है ना, मामा जी है, ये वाले। ये कह रहे हैं कि यार देखो हम बाद में लेंगे, पहले एक एक डब्बे के अंदर सबको एक एक कमरा दे दो, यदि बचा है तो मुझे देना, क्लियर है, वरना एडजस्ट कर लेंगे। और ये फूफा जी है, फूफा जी बोले नहीं रे, हमको तो यही कमरा चाहिए, ये कमरे फुल हो गए तो मेरी मर्जी होगी तो उधर जाऊंगा, क्लियर है। तो ये T2G5 हो गया। और इसमें यदि वीक लिगेंड की बात करेंगे तो ये तो क्या कहेगा, उसने तो पहले ही बोला 1 2 3 4, ये तो कह रहे भैया पहले मिल बांट के खाओ, सबको दे दो, ठीक है। ये बोला T2G3 और EG2, दो पे आ गए। अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं D6 पर। लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग करवा दो, क्या करवा दो, पेयरिंग करवा दो। तो 3 हुए भर गए, 4, ये 5 और ये 6, तो कितना है, T2G में कितना आ गए, अब T2G भर गया है भैया, 6 हो गए। अब फूफा जी को ऊपर आना ही पड़ेगा, जैसे 7 आएगा वैसे। अब देखो, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का। अब अपने को किसकी बात करनी है, D6 करना है, किसके लिए, वीक के लिए। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, लेकिन 6 है। अरे भैया इसने, अब मामा जी ने बोल दिया कि भाई सबके पास आ गया, अब वापस क्या करो, अब आप डबल डबल करना शुरू कर दो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे, देखो T2G, ये 3 क्यों लिख दिया मैंने, ये देखो कितना है T2G में, 1 2 3 4, हमने लिख दिया T2G4। ऊपर कितने EG में, 2, तो EG2, क्लियर है। अब देखो, अब बहुत दिन हो गए फूफा जी आपको, अरे भैया मेरे फूफा जी बुरा मत मानना, सीरियसली ऐसा लोगों का वो है कि फूफा जी का रोल थोड़ा खतरनाक होता है। देन अब देखो, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये बोला कि भैया देखो फूफा जी, बात ये है कि ये सारे कमरे फुल हो गए, अब आपको ऊपर जाना ही पड़ेगा, 2 4 6 यहाँ आ गए, ठीक है भैया। तो यहाँ पे क्या होगा, T2G6 कमरा फुल, तो कहाँ जाएंगे, EG1, क्लियर है। अब इधर देखिए, ये है वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या करें भैया, ये तो अपने मामा जी, ये बोले 5, तो कितने हैं, 7, तो छठा और 7वां यहाँ भर दो, तो इसका क्या हो जाएगा, T2G में कितना आ गए, 2 4 5, तो ये हो गया T2G5 और EG2, हो गया ना, 7 हो गए, 5 और 2 7। अब कहानी कहाँ पे ट्विस्ट मारेगी, D8 में। देखो D8 के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कितना, D8 करना, तो 2 2 4 6, ये तो कंप्लीट हो गए, 7 8, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, T2G6 और EG2। EG में कितना आ गए, 2 आ गए। अब देखो आ गए। अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कि वीक फील्ड लिगेंड की। तो वीक फील्ड लिगेंड बोला कि एक एक में सब में भर गया, पेयरिंग भी करवा दी, कितना है, 2 4 6 7 8, तो ये बोल रहा है सेम आएगा भैया। अब मैं, अब मामा जी को और मासा जी को क्या लगने लगे कि अब हमारी इज्जत और फूफा जी की इज्जत क्या है, बराबर है रे भैया। ये देखो, ये बराबर है। अब देखो D9 का भी देख लेते, D9 का, D9 है 6, तो ये भर गए, 7 8 और ये पेयरिंग करवा दी, ये हो गया 9। तो यहाँ पे क्या फिल हो गया, T2G6,
Eg में कितने आ गए बच्चों? Eg में आ गए 3, 1 2 3। अब देखो, अब D9 के अंदर वीक फील्ड लिगेंड है, अब तो इसमें भी सेम ही रहेगा ना, 2 4 6 7 8 9, तो ये भी सेम ही रखेगा, T2G6 और Eg3। अब भैया डब्बा भर गए, अब ना तो फूफा जी की चलने वाली ना मामा जी की चलने वाली, ये बोल रहे भैया अब हाउसफुल है। तो अब T2G6 और Eg कितने हो गए? 2 4, 2 डब्बे ना, 4 आ गए बस, और ये 6 4 10, और इसमें भी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये देखो बच्चों, अब देखो इधर आपको क्या समझ में आएगा। सेम है, सेम है और सेम, ये 10 है ना, लिख देते हैं D10। D10 D10 कौन करवाता है? पार्लर जाते होंगे ना बच्चे, तो ये देखो ये सेम। अब अपने को क्या समझ में आया? अपने को ये चीज समझ में आई, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि D1 D2 और D3 और कौन कौन सा? D8 D9 और D10, D8 D9 और D10। D10 अरे इनकी एनर्जी सेम, और इनकी एनर्जी मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चाहे स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। दैट मीन्स इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग वीक कुछ काम नहीं करेगा, और इनमें भी स्ट्रॉन्ग और वीक कुछ काम नहीं करेगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड काम कहाँ करेगा? वो करेगा D4 के अंदर, D5 के अंदर, D6 के अंदर और D7 के अंदर। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड अलग अलग काम करेगी, इसका ध्यान रखना, यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। क्लियर है? आपको चीजें समझ में आ रही है कि आप इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाओ। और दूसरी चीज ये बताती हूँ, देखो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, उसके अंदर एक कॉमन चीज क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग भी ये कहता है कि T2G के अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। सुनना समझना वापस, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या बोलता है कि T2G के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन भर दो, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उसके बाद पेयरिंग करो, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड क्या बोलता है कि T2G में भर गए तो आप फिर Eg में जाओ, अब T2G मत भरो, बस यही डिफरेंस है। स्ट्रॉन्ग फील्ड बोलता है पहले T2G के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, यदि एक्स्ट्रा आ रहे तो पेयरिंग करवा दो, ऊपर मत जाओ। और वीक कह रहा है सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो। ये आपका CFT के अंदर मेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब कुछ चीजें आपको आगे समझाते हैं। देखिए अब शुरू करते हैं कि जहां D4 आया है, D4 से लेकर जैसे D5, D6 और D7, इसका ध्यान रखना है कि इनका T2 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड अलग अलग काम करेगा। क्लियर है? D4, D5 और D6 और D7 जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड काम कर रहा था। अब बच्चों यहाँ पे आपको देखो, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब देखो कैसे, कि यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पे मैंने लिखा वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर है?
किसके अंदर, डी के अंदर 4 हो या डी के अंदर 5, 6, 7, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ तो सबकी पेयरिंग होगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, किसकी, 6 की। अभी जो बनाया ना वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का था ना, T2G नीचे था, EG ऊपर था, क्लियर है। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, यदि D4, D5, D6, D7 दे रखा है, तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, D2sp3, 3, 2, 5, 1, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए 6। लेकिन यदि वीक फील्ड लिगेंड दे रखा है ना, आपको कुछ नहीं देखते ही डायरेक्ट, है ना, जैसे तार के अंदर करंट आता है ना, टाइम लगता है क्या, नहीं ना, एक मतलब आप उस टाइम पीरियड को नॉर्मल भाषा में तो बोल भी नहीं सकते, इतनी स्पीड है, इतनी स्पीड के अंदर आपको ये पता हो जाना चाहिए कि D4 में, D5 में, D6 और D7 यहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड काम करते हैं। इसका मतलब D1, D2, D3 इसमें स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड काम नहीं करेंगे, D8, D9 और D10 इसमें भी स्ट्रॉन्ग वीक कुछ नहीं है, सब बराबर है। लेकिन यहाँ बराबर नहीं है, D4, D5 के बीच वाला है ना, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो D2sp3 होगा, जिसको बोलते हैं स्क्वायर। ये नहीं, हाँ इन दोनों का शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। बताया था आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और D2sp3 हो या sp3d2, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो D2sp3 और वीक लिगेंड होगा तो sp3d2, और ये ऑक्टाहेड्रल शेप रखेगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम, और इसमें हम पता करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए हम बोलेंगे लो स्पीड, क्या बोलेंगे इसको, लो स्पीड। मतलब इसमें पेयरिंग हो गई ना तो स्पिन ज्यादा नहीं मिल रही, वो एक के अंदर ही सारे डब्बे के अंदर फिल हो रहे। और इसका क्या होगा, वीक लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड को क्या बोलते हैं, हाई स्पिन, क्या बोला जाता है, हाई स्पिन। इसको चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये डी मान लीजिए मैंने कर दिया D5 है ना, ये मैंने डी ऑर्बिटल बना दिया, देखो 1, 2, 3 और ये D5 हुआ तो देखो स्ट्रॉन्ग होगा तो 1, 2, 3, 4 और 5 यहीं पड़ेगा। जबकि यदि वीक लिगेंड हुआ तो ये क्या करेगा, सबके अंदर एक एक में जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। इसके अंदर कितनी स्पिन मिली, बहुत सारी स्पिन मिली ना, है ना, जबकि इसमें स्पिन कितनी T2G वाले में ही मिली है। इसलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड को क्या बोलते हैं कि लो स्पिन, और वीक फील्ड को क्या बोला जाता है, हाई स्पिन। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, मतलब ये ऐसे मान लो कि सारी चीजें भैया मिलेगी आपकी जिंदगी के कंपटीशन के सफर में, क्लियर है। अब एक अपन क्वेश्चन करते हैं कि इसके अंदर T2G में कितने हैं और EG में कितने हैं, क्लियर है। अब देखिए अपन क्वेश्चन करते हैं K4 FeCN होल 6, क्लियर है। अब देखिए अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + x - 6 = 0, दैट मीन्स x - 2 = 0, x = +2। दैट मीन्स आयरन कितना रख रहा है बच्चों, आयरन +2 रख रहा है। कैसा रख रहा है, आयरन +2 रख रहा है। अब देखिए आयरन +2 का क्या होगा, 3d6 4s2 होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए तो कितने हो गए, D6, ये D6 है। अब लिगेंड कैसा है, ये लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अपन ने बोला ये D6 है, D6 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दैट मींस इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3। बस समझ में आ गया, कल तो अपने हाइब्रिडाइजेशन किया था, आज अपन डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं। कैसे, अब देखिए इसके अंदर कैसे, क्या इसको करें, ये डी डब्बा बनाओ, बना दिया, 1, 2, 3, 4, 5, कितने, 6। कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, पेयरिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 2 आधे, ठीक है, ये पी का। अब देखो कितने हैं लिगेंड, 6, 1 साइनेट, 2 साइनेट, 3 साइनेट, 4, 5, 6, तो कितना, ये डी का है, ये एस का है, ये पी का है, क्या हाइब्रिडाइजेशन रहा, D2sp3। ये डायरेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, अपने को पता है ये सब हुआ तो D2sp3, ठीक है। और यदि वीक फील्ड हुआ, यदि यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, Cl कैसा है, वीक फील्ड है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो यही आएगी +2, ये 3d6 है। अब यहाँ कहानी क्या हो जाएगी, चेंज, ये अपने वापस देखो, 1 एक एक को भर दो, 3, 4, 5, 6। अब डी तो फ्री नहीं है, डी तो कोई वैकेंट ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो आगे वाले डी को लो,
ये 3D है, दैट मीन्स ये 4D है। ये क्या हो जाएगा 4S 4P, ये 4D। 1 2 3 4 5 कितने चाहिए अपने को क्लोरीन, कितने 6, 1 2 3 4 5 और 6। किस किस को पार्टिसिपेट किया, एस 1, पी के कितने 3, डी के कितने 2, ये देख लो, ये देख लो D6 है, वीक फील्ड लिगेंड है, sp3d2 आ रहा, एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर मिलेगा आपको। तो CFT आपको अच्छे से आनी चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चंस सारे के सारे क्या हो, सही हो। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, इसको सारा नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों, बहुत काम की चीज है ना, अमृत है अमृत, घड़ा भर लीजिए, काम आएगा। 2 बूंदे गिरी थी प्रयागराज में, पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई, तो तुम तो घड़ा भर रहे हो भाई। क्लियर है, अब क्वेश्चंस करें आगे। अब देखिए CFT क्या बोलती है, जो VBT ने गलतियां की ना, मतलब VBT जिसको, जिन जिन चीजों को VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसको CFT ने क्या किया, एक्सप्लेन किया। बोला ना तेरी कमियों को मैं पूरा करूंगा। तो ऐसे ही थे साइंटिस्ट, जो भी डिस्कवरी करता, जो कुछ भी बोलता, तो दूसरे साइंटिस्ट क्या करते थे, उसमें से कमी निकालते थे। तो जो उनका ड्रॉबैक होता है वो नेक्स्ट साइंटिस्ट उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी कमी ये रही थी और इसमें हमने ये सर्च किया है, हमने ये रिसर्च किया है और इसका आउटपुट ये मिला। तो VBT की गलतियों को किसने सफाई दी थी, CFT ने दी। ठीक है, अब CFT ने क्या बोला कि ये कलर प्रॉपर्टी को बताया, इसने इसको किसने बताया था, कलर प्रॉपर्टी को बताया। अब देखो कैसे कलर कैसे होता है, कलर होने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी, और अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको क्या बोला जाएगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक। क्या बोला जाएगा, पैरामैग्नेटिक। क्लियर है, अब देखिए कलर क्यों देता है, ये T2G EG आपको समझ में आ गया, 1 2 3 4 5, ये 2 भागों में टूटा EG, और ये क्या मिल गया T2G, ये T2G है, और ये कौन है बच्चों, EG। क्लियर है, अब देखो मान लीजिए अनपेड इलेक्ट्रॉन, कोई सा भी मान लीजिए, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या बोला, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है अनपेड इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऑर्बिटल हो जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अब आप पता चल जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो ज्यादातर यही कोशिश रहेगी उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है, बहुत कम मिलते हैं, कुछ में है जिसमें एक्स्ट्रा हो जाए, जैसे D7 आ गया तो क्या करोगे आप, है ना, एक ओड नंबर आ जाएगा ना तो उसके अंदर होता है। अदरवाइज तो देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे क्या है, इसकी एनर्जी क्या होगी बच्चों, ये एनर्जी का ग्राफ, इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, इसकी एनर्जी ये बेरी सेंटर है, तो यहाँ पे क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को, किसको, इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। देखो कहने का मतलब है आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, आप बेसमेंट में खड़े हो, आपको टॉप फ्लोर पे जाना है, तो आपको एनर्जी तो चाहिए ना, तो यहां से E बराबर क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, और यहां से इसने क्या ली, एनर्जी ली, वही था ना, आप यदि आप बेसमेंट में खड़े हो या फिर ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो, ऊपर जाने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, है ना, बिना एनर्जी आप नहीं चढ़ सकते। तो यहां से एक एनर्जी मिली किसको, अनपेड इलेक्ट्रॉन को, किसको, अनपेड इलेक्ट्रॉन को, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और ये कहां चला गया बच्चों, ये है लोअर एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और ये है हायर एक्साइटेड स्टेट, या हायर एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हो, या लेवल बोल सकते हो, लेवल भी बोलो चाहे स्टेट बोलो, कुछ ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं, एनर्जी लेवल भी बोलो, हायर एक्साइटेड एनर्जी लेवल बोल दो, इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी कम है, इसलिए लोअर बोला। क्लियर है, अब देखो ये बीच का क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या स्प्लिटिंग एनर्जी। अब देखो इधर इस अनपेड इलेक्ट्रॉन ने क्या ली, एनर्जी ली, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, और ये कहाँ चला गया, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया। तो अपन ऐसे कहते हैं ना, कोई इंसान कुछ ज्यादा ही फेंकता है तो बोलते ना, अरे हवा में मत उड़, जमी पे आ जा, है ना, इतने पंख मत लगा, कहने का मतलब है हवा के अंदर या हायर एनर्जी लेवल के अंदर उसकी स्टेबिलिटी जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो होती है। कहने का मतलब है जितनी ज्यादा एनर्जी दे रहा है ना उसकी स्टेबिलिटी डाउन होती है। एनर्जी हमेशा
स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी? जब एनर्जी कम होगी, क्या ना, धरती पे रहना सीख, है ना, इसकी एनर्जी लेवल कम है, इसका देखो एनर्जी लेवल क्या है, ईजी का ज्यादा है, तो ये चला तो जाएगा हायर एक्साइटेड एनर्जी लेवल के अंदर, लेकिन वहां उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, तो उसको क्या करने पड़ेगा, उसको वापस लोअर एक्साइटेड स्टेट में वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पे एनर्जी को क्या किया बच्चों, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब एनर्जी लेके तो ऊपर चढ़ा, अब जैसे वो वापस हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर में आएगा तो यहाँ एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, एनर्जी इमिटेड बाहर निकालेगा, कितनी निकालेगा, जितनी एब्जॉर्ब की थी ना उतनी इमिट करना पड़े, ये इमिशन ही क्या है। और यदि ये इमिशन विजिबल रीजन के अंदर हो, किसके अंदर, विजिबल रीजन के अंदर यदि हो, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हो, तो ही ये कलर देगा। तो इसका मतलब किसी भी कंपाउंड का कलर एब्जॉर्बेशन एनर्जी से अपने को नहीं दिखता, कहाँ मिलेगा, इमिशन एनर्जी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कलर के लिए। तो ये भी तो डी ऑर्बिटल था और ये भी क्या, डी ऑर्बिटल ही था। तो आपको बताया था कि जो कलर है वो डी डी ट्रांजिशन की वजह से होता है, किसकी वजह से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, डी ब्लॉक के ज्यादातर एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, और कलर प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, डी डी ट्रांजिशन की वजह से, किसकी वजह से, डी डी ट्रांजिशन की वजह से। तो और हमेशा कलर जो होता है विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आना चाहिए, विजिबल रीजन के अंदर आएगा तो ही कलर दिखाएगा, इमिशन होगा तो ही कलर होगा, एब्जॉर्बेशन में कभी कलर नहीं दिखाएगा, इसको ध्यान रखना। कलर दिख रहा है दैट मीन्स वो एनर्जी इमिट की, वो अपनी आंखों तक पहुंची और वो अपने को कलर आइडेंटिफाई हुआ, ये भी सीएफटी ने ही बताया था। क्लियर है? तो आज अपना ये सीएफटी वाला कंप्लीट हो गया है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस करिए, T2G इजी बनाइए, और बिल्कुल इजी। थोड़ा सा चीजें यदि देखो, एक यदि आपको टेट्राहेड्रल का आ जाए, देखो कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है, हालांकि एनसीईआरटी के अंदर इसको इतना एक्सप्लेन नहीं किया टेट्राहेड्रल को, लेकिन आपको बता देते हैं, उसको समझिएगा। इसके अंदर एक चीज देखिए कि जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा ना, कौन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना उसकी स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, उसकी स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा होगी, वो मतलब, और उसकी एनर्जी भी क्या होगी, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा है, दैट मीन्स उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि स्प्लिटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अब देखिए एक टेट्राहेड्रल का बता देते हैं, ये डी ऑर्बिटल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बताया था आपको, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो ये कैसे टूटा, ये टूटता है, ऊपर जाता है T2, नीचे आता है E और T2। अब यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड, बस ऐसा ही करना है। यहाँ पे ये दो है, डबलेट है, सॉरी, है ना। अब देख स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो ये यहाँ पे भी वही काम करेगा, यहाँ पे भी वही काम करेगा, है ना। तो इसका मतलब, और स्ट्रॉन्ग होगा तो तीसरा भी यही आएगा, चौथा भी यही आएगा। आपको 2-3 करके बता देती हूँ, फिर आप लोग कर लेना, प्रैक्टिस आप खुद करना। देखो ये थे D1, D2, D3 और D4, ये थोड़ा सा करके बता देते हैं आपको, ठीक है। देखो यदि इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो ये क्या लिखेंगे, E1, और इसके लिए भी क्या लिखेंगे, E1। इलेक्ट्रॉन 2 गए तो ये क्या हो जाएगा, E2, ये भी क्या हो जाएगा, E2। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन 3 गए और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी, तो ये क्या लिखेंगे, E3। जबकि ये क्या लिखेंगे, इसमें ये यहाँ नहीं जाएगा ना, वीक फील्ड है, दैट मीन्स ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, E2 और T2 1। क्लियर है? अब ये D4 के अंदर किया, 4 तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये बोल रहा है 1 2 3 4, ये बोल रहा है E4, और ये बोल रहा है यदि वीक फील्ड हुआ तो 1 2 3 4, तो ये बोलेगा E2 एंड T2। और इस तरह से एक और बता देती D5 का, तो ये बात वही है, 1 2 3 4 और ये 5 ऊपर जाएगा स्ट्रॉन्ग के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, E4 एंड T2 1।
अब वीक लिगेंड क्या बोलता है, वीक लिगेंड ये बोलता है यहाँ नहीं जाएगा, ये 1 2 3 4 और 5, ये बोल रहा है कि E2 और T2 3। इस तरह से आप इसका करते जाओ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो पेयरिंग करवा देगा और जो वीक होगा पहले अनपेड रखेगा। क्लियर है? और इस तरह से अपनी आज CFT कंप्लीट हुई।